ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे बताइएगा। हम्म, किसका कंटेम्प्रेरी? हैदर अली वाला मामला हो गया था ना। हाँ, और तत्कालीन वर्षाई की संधि, अभी तत्कालीन सब स्थिति में जाएंगे ना। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, एक बार अप्रोच कर लेते हैं, काम हम लोग का हो जाएगा। अप्रोच क्या है समझिएगा। जैसे हम लोग एक बार अप्रोच समझिएगा। हम लोग जिस जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया को यानी आधुनिक भारतीय इतिहास को, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का ट्रैक वाइज सेक्शन एकदम क्लेरिफाई हो जाना चाहिए। ट्रैक वाइज का मतलब एकदम ट्रैक के साथ हम लोग अपना काम शुरू कर दें, यानी ट्रैक पर जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करें हम लोग को अपना चैप्टर मिलता चला जाए। तो हम लोग बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसको स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। किसको करना चाह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो निश्चित तौर पर इसका आपस में सबसे राइवल दिखा रहे हैं, जिनमें से एक किसके साथ राइवल दिख रहे हैं? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ राइवल में फ्रांस की कंप्लीटली हार 1760 के वॉन्डिवॉस में हो जाता है। वॉन्डिवॉस में कंप्लीट हार जाता है। तो जब वॉन्डिवॉस में फ्रांस हार जाएगा तो कंप्लीट स्टैब्लिश कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फ्रांसीसियों की जो हार है, उस हार का एक सेगमेंट तो हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या क्या ऐसा सिचुएशन था जिसके कारण फ्रांस यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक नहीं पाया। तो हम लोग के पास इस सेगमेंट को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए हम लोग के पास एक अप्रोच आया, और जिस अप्रोच का नाम था कौन सा युद्ध? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। तो कर्नाटक युद्ध के बहाने कर्नाटक का पोजीशन कहां पे चल रहा था? इंडिया में। और इंडिया के बाहर वहां वैश्विक स्तर पर उसका अपना लड़ाई चल रहा था। तो दोनों दोनों लड़ाई को यानी भारत के संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ में दोनों को कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ले आए, ताकि दोनों का पैरेलल एक अप्रोच खुलना शुरू हो जाए। जब अप्रोच खुलेगा तो हम लोग को कुछ करना नहीं, बल्कि फ्रांस को यहां से क्या करना है? रिलीज कर देना है। और स्टैब्लिश किसको कर देना है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश होगी तो फिर इसको रिलीज करने का हम लोग कोशिश करेंगे। बोलता है कि इसको इसको स्थापित करना और इसको रिलीज करना, यही है मॉडर्न इंडिया। बस लिखिएगा, लिखिएगा। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन लिखिएगा, तत्कालीन स्थिति। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन यानी तत्कालीन स्थिति लिखिएगा। वर्साई की संधि, थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर हम लोग काम करेंगे। वर्साई की संधि लिख दिए थे ना। वर्साई की संधि ब्रैकेट में लिखिएगा 1783, 1783। वर्साई की संधि 1783 लिखिएगा। फ्रांस एंड इंग्लैंड। वर्साई की संधि लिखिएगा, फ्रांस एंड इंग्लैंड। सेंटर से लिखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा। इस संधि ने भारत में अंग्रेजों की नीति में, इस संधि ने भारत में अंग्रेजों की नीति में, भारत में जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, नीति में बदलाव ला दिए। इस संधि ने भारत में अंग्रेजों की नीति में बदलाव ला दिए। इस तरह से, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से टीपू सुल्तान ने भी, इस तरह से टीपू सुल्तान ने भी, इस तरह से टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। इस प्रकार टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। लिखिएगा मंगलौर की संधि, वहीं पर ब्रैकेट में मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि ब्रैकेट में लिखिएगा 1784, 1784। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए, ट्रैक आपका ठीक था। ट्रैक में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाता है
और इसको ला करके जो कल तक आपके यहाँ बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाता है, और इस पोस्ट पर एंट्री कराता है किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो पक्का कि वॉरेन हेस्टिंग्स एंट्री किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर चार, इस पर एक क्या लगा दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। और ये चारों एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के बिना काम से ये आगे कोई काम नहीं कर सकता था। मतलब टोटल ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, तभी वॉरेन हेस्टिंग्स कोई काम कर सकता था। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टैब्लिश कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्शन कौन दिया, ब्रिटेन। क्लियर है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर हम लोग जब काम देख रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग्स पर जब हम लोग का काम शुरू हुआ, तो एक चीज हम लोग के सामने उभर करके आया कि हम लोग क्रम देखना शुरू कर रहे हैं अब गवर्नर जनरल का। तो कभी गवर्नर जनरल, कभी भारत के गवर्नर जनरल, कभी भारत के वायसराय। बस इस क्रम को हम जारी रखे। इस क्रम में हम लोग के पास एक नाम आया, दैट इज द वेरसेल्ट। किसका नाम आया, वेरसेल्ट। तो वेरसेल्ट का जब नाम आता है तो हम लोग के पास एक टॉपिक आ जाता है जिसका नाम होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। और आंग्ल मैसूर युद्ध से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और चौथा। इसको हम लोग सजा भी लिए थे, बड़ा अच्छा टेक्निक भी लगाए थे कि बाबा लॉक लाबे ममश्री से कहा, और डेट भी आप लोग का क्लियर है। इसको क्लेरिफाई करने के लिए हल्का सा वैश्विक स्तर पर हम लोग देखना शुरू किए, जहां फ्रांस और अंग्रेज के बीच अपनी लड़ाई चल रही थी, और कहीं ना कहीं फ्रांस जो अंग्रेज का दुश्मन था उसको कॉपरेट कर रहा था, और जो अंग्रेज का दुश्मन था उसको कॉपरेट कौन करता, फ्रांस। और जो फ्रांस का दुश्मन था उसको कॉपरेट कौन करता था, अंग्रेज। यानी इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का राइवल यहाँ ढूंढ रहा था। उस राइवल में टीपू सुल्तान को देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कौन किया, फ्रांसीसियों ने। लेकिन अब था क्या कि फ्रांसीसियों का अस्तित्व, चूंकि यहाँ आने का क्रम में फ्रांसीसी थोड़ा लेट से आया 1664 में, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई थी 1600 में, यानी 64 साल का अंतर हो जा रहा है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपीरियंस है इससे ज्यादा था, और चूंकि ये ज्यादा से ज्यादा देशों पर अपना कॉलोनिज्म स्थापित कर चुका था, तो इसके पास एक्सपर्टाइज भी था। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि अब था क्या कि ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें रिलीज करेगा किसको, फ्रांस को। तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों आपस में भारत में अनेक मुद्दों पर, कर्नाटक के माध्यम में, आंग्ल मैसूर के माध्यम में, सब माध्यम में आपस में लड़ रहे थे। लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक ग्लोबलाइज असर भी देखने को मिल रहा था। तो हो क्या रहा था, हमने पहले भी कहा था कि वहां की लड़ाई का असर भारत में, और भारत की लड़ाई का असर वहां। ये दोनों किसके बीच हो रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस। तो हम जानना चाहेंगे कि आंग्ल मैसूर के माध्यम से जो वर्साई की संधि हुई, जब वहां सब कुछ स्मूथ हो गया, तो यहाँ भी अंग्रेज से संधि कौन कर लिया, टीपू सुल्तान। बोला चलिए ठीक है, हमको जो बैकअप दे रहा था उससे भी रिलेशन अच्छा हो गया, तो चलिए एक बार संधि कर लेते हैं। और मंगलोर की संधि होती है 1784 में, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को बताए थे, एक टेक्निक बताई थी, बॉक्स को एकदम भूलना नहीं है। ये बॉक्स में आप लोग का संख्या है 1 नंबर, 2, 3 और 4। हमने बोला था पहला आंग्ल मैसूर, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कब से कब तक, 1767 से 69। दूसरा 80 से 84। तीसरा 90 से 92। और चौथा 1799। यही आप लोग का ट्रैक था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमने कहा था कि पहला के लिए हमने बोला था बाबा लॉक लाबे, टेक्निक बताए थे आप लोग को, बाबा लॉक लाबे। ये बात किसको बोला था, ममश्री को। तो हम लोग का काम हो गया था कि बा से वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड से लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लाबे से लॉर्ड वेलेस्ली। पहला मद्रास की संधि, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, यही था ना। पहला में हम लोग इस पर बात भी किए थे कि पहला हैदर अली लड़ा, दूसरा लड़ा हैदर अली, लेकिन किसके पास चला गया, टीपू सुल्तान। तो वहां से हो गया वारसेल्ट, वहां से वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉक से लॉर्ड कॉर्नवालिस और लावे से लॉर्ड वेलेस्ली, वहां से मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम। तो इसी सेगमेंट पर अब हम लोग कहां पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं किस पर, वर्ल्ड वाइड। यानी अब विश्व के स्तर पर हम लोग का काम देखना है। लिखिएगा वर्षाई में, कोई दिक्कत, जो छूट गया अभी उसको उसको नहीं ओवर भी होगा, जब सेकंड में जाएंगे तो कर लेंगे। तो छूट गया फिर नहीं हो पाएगा। लिखिएगा, मंगलोर की संधि लिख ली है। अब लिखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड, हाँ हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बॉक्स कहाँ बनवाए, तृतीय
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ब्रैकेट में लिखिएगा 1790 से 92। 90, उसको खोलो, दरवाजा खोलो उधर, वेंटिलेशन हो रहा है। अब ठीक है, कूल है। नहीं नहीं, पहला वाला में भीड़ ज्यादा था। हाँ, 1790 से 92, अभी बहुत शिफ्ट हुआ है ना इसमें, इसमें पैकअप। 1790 से 92। देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस, लिखो लिखो, भारत में, देखो इसमें पैक है, आज डीसी पैक है एकदम। इसका आधा बैठा हुआ उसमें। देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों को, यानी डिफेंसिव ऑब्जेक्टिव्स को, प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों को, डिफेंसिव ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर, प्रतिरक्षात्मक उद्देश्यों को, डिफेंसिव ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर युद्ध एवं विजय की नीति को, युद्ध एवं विजय की नीति को, यानी सीधा लिख सकते हैं कि डिफेंसिव को छोड़ के ऑफेंसिव मोड में आ गया, युद्ध एवं विजय की नीति को अपनाया। अब एक दिन आप लोगों को बताए थे कि फुटबॉल में, फुटबॉल खेलने के समय में ऑफेंसिव और डिफेंसिव बताए थे ना, बस वही सिस्टम में समझिएगा कि वेट एंड वॉच कर रहा था कि भाई अब हम लोग को सुरक्षात्मक नहीं बल्कि मतलब युद्ध एवं विजय की नीति, मतलब लड़ना है, जीतना है और उसको अपने अंडर कंट्रोल करना है, उस पर कब्जा अपना जमा देना है। देखिएगा, युद्ध एवं विजय की नीति को अपनाया। ब्रैकेट में लिखिएगा, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इस बात की आजादी नहीं दे रहा था, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इस बात की आजादी नहीं दे रहा था, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इस बात की आजादी नहीं दे रहा था। फिर से एक बार समझिएगा कि सर यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ गया। हमने आपको बोला था ब्रिटेन नियम बनाना शुरू किया, पहला नियम कौन बनाया, 1773, फिर कौन बन रहा है 1784, और 84 वाले में कुछ ना कुछ नियम तो होगा, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द 1773 था। नियम कौन बना रहा था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन डायरेक्शन भी दिया था कि भाई आप जो है ना वहां भारत में जो है ना डिफेंसिव मूड में रहिए, आपको ऑफेंस नहीं करना है। अब आपको जो है ना ये नहीं कि युद्ध कीजिए और उसको विजित कीजिए और खत्म कीजिए और ऐसा काम नहीं कीजिएगा। ये 84 में इसका बात का आजादी नहीं था, लेकिन बाद में 1786 में इस बात को फिर आजादी भी तो दे दिया है कि अच्छा ठीक है, युद्ध एवं विजय की नीति आप ही के हैंड में होगा, और आपको टारगेट करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेज दिया गया कि जाइए आप बढ़ावा कीजिए। तो कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन का भी दौर देखने को मिलता है ब्रिटेन के नियमों में, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो, लेकिन वो भी अपने रूल पर जो है टिका नहीं रहा, रूल को मॉडिफाइड बीच बीच में करता रहा। अब देखिए क्या था, 1784 बोलता है कि आप डिफेंसिव मूड में अपना काम कीजिए, ऑफेंस करने का जरूरत नहीं है, और 1786 में लगा कि साम्राज्यवाद की नीति को लोग बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, एक काम करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का इसका बहुत अच्छा तजुर्बा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को टारगेट करते हुए उसको भारत भेज दिया गया, और चारों एक्सिक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के पावर को क्या किया, कहा गया कि कुछ नहीं, तुम जो डिसीजन लोगे तुम्हारा काम चलेगा, और तुम्हारा डिसीजन युद्ध एवं विजय की नीति में तो 100% चलेगा। अब जब इतना ऑथराइजेशन के साथ किसी को भेज दीजिएगा तो पक्का वो अपना परफॉर्मेंस तो दिखाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिखाया क्या, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में। लिखिएगा, लिखिएगा, काउज, कारण, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध का क्या कारण था, काउज लिखिएगा। लिखिएगा, अंग्रेजों के मित्र, अंग्रेजों के मित्र, अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर कहां पे है, केरल। अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण के कारण
अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण के कारण अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाकर टीपू से युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण के कारण अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाकर, त्रिगुट इन 3 गुटों का, अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाकर टीपू से युद्ध की शुरुआत की। अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण के कारण अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाकर टीपू से युद्ध की शुरुआत की। ब्रैकेट में देखिएगा, त्रिगुट में शामिल था अंग्रेज, निजाम एवं मराठा। ठीक है, दरवाजा खोल लो राहुल, खोलो थोड़ा, वेंटिलेशन हो, वेंटिलेशन होगा, कम है इसमें। अभी देखो सबसे चिल्ड वही है। ठीक है, देखिएगा, अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण के कारण अंग्रेजों ने त्रिगुट बनाकर टीपू से युद्ध की शुरुआत की और इस त्रिगुट में शामिल था अंग्रेज, निजाम एवं मराठा। लिखिएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके सेंटर से, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और सेंटर से लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा, शुरुआत में मद्रास के गवर्नर, शुरुआत में मद्रास के गवर्नर मिडोज, हल्के में लिया थोड़ा सा, शुरुआत में मद्रास के गवर्नर मिडोज के नेतृत्व में, मिडोज के नेतृत्व में युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत में मद्रास के गवर्नर मिडोज के नेतृत्व में युद्ध की शुरुआत हुई। देखिएगा, मिडोज इस युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो गया। मिडोज इस युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो गया। मिडोज इस युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो गया, बुरी तरह से हार गया। इस बार, नेक्स्ट पॉइंट, इस बार कॉर्नवालिस खुद इस बार कॉर्नवालिस खुद इस युद्ध में शामिल हुआ। परंतु इसकी भी बुरी तरह से हार हुई। इस बार खुद कॉर्नवालिस इसमें पार्टिसिपेट किया, शामिल हुआ और इसकी बुरी तरह से हार हुई। अब बताइए, किसी एक व्यक्ति को सोच करके 1786 का चार्टर एक्ट आता है और ब्रिटेन ये बात सोच करके भेजता है भारत में कि जाइए आपके लिए नियम चेंज कर देते हैं, और उसको यहाँ करके मैसूर में टीपू सुल्तान एकदम हरा देता, तो निश्चित तौर पर बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? आप सोचिएगा, जैसे कि इसको ऐसे समझिएगा कि हम लोग जब कभी किसी दूसरे टीम के लिए खेलने जाते हैं तो आपको अव्वल खिलाड़ी समझ के ले जाया जाता है, जिसको हम लोग बोरो प्लेयर बोलते हैं। नहीं बोलता, बोरो प्लेयर को बुलाइए, और वहां जाकर के आप 0 रन पर आउट हो जाइएगा तो निश्चित रूप से आप जो है ना, आप तो वहां के लोकल आदमी है नहीं, तो बोलेगा किसको उठा के ले आया, इसको खेलने नहीं आता। तो निश्चित तौर पर हर बार जो है ना, कहीं पर भी कोई टीम का जब बात होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से प्लेयर मंगा करके उनको ये नहीं पता होता कि कौन खेल रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कि एक गांव का नाम एक्स है और एक्स का एक को खिलाड़ी नहीं है, कोई भी, हाँ जो भी, आईपीएल छोड़ो ना जी, गांव वाला बात कर रहे हैं, सीधे तुम आईपीएल पहुंच जाते हो। गांव में एक्स नाम का गांव है, वहां से इस गांव से खेलेगा, लेकिन उस गांव का एक तो खिलाड़ी नहीं है। 11 के 11 पटना, भागलपुर, पूर्णिया, छपरा, ये सब तो जुगाड़ कर लिया, लोगों वहां से, एगो वहां से, हो सका दिल्ली से भी एक दो ले आया। क्या कारण है पता है? कि
ये जाना चाहिए मैसेजिंग कि वो गांव जीत गया। अब वो कौन पता करता है कि उस गांव से कौन कौन खेला था, ये मैंने नहीं रखता है। और ऐसा हम लोग बहुत बार देखे हैं, हम लोग देखे हैं कि कभी कभी पूरे गांव की टीम जाती थी खेलने, उसमें से एक को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब गांव वाला बैठा हुआ है लेकिन खुश भी है। मानिए कि ऐसा नहीं खिलाया तो उसको दुख है, कहने नहीं जीत होना चाहिए, इज्जत खराब हो जाएगा, मतलब प्रेस्टिजियस इशू है, समझिएगा बात। वही चीज है कि कॉर्नवालिस को इस बात को सोच करके भेजा गया कि जाइए भाई आप जाकर के देश में, मतलब भारत में जाकर के आप पूरी तरह से कॉर्नवालिज्म को स्थापित किए, साम्राज्यवाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। और आपके लिए हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल को इंपोज कर देते हैं, 1786 का चार्टर एक्ट आपके लिए विशेष बनाते हैं। पहली बार किसी गवर्नर जनरल को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाया गया, यानी इंग्लैंड का कंप्लीट उस पर भरोसा होगा, तभी तो उसके लिए नियम बनाया। और बोला क्या कि ठीक है, देखिए कंडीशन रख दिया, कहा जाता है जिसमें गट्स होता है वो अपने कंडीशन के साथ रहता है। बोला कंडीशन रख दिया कि ठीक है हम जाएंगे भारत जरूर, लेकिन हमारे ऊपर किसी का कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं रहेगा। इन्हें जो क्लेवरिंग मानसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्बेल है, ये सब चारों मिलकर एक्सिक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हमको डायरेक्ट देगा, हम डायरेक्शन लेने वाले नहीं है। जाइए युद्ध और विजय की नीति और किसी दूसरे देश के साथ जो कोई पॉलिसी होगा आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, फ्री रहिएगा। किसको बोला ये बात? कॉर्नवालिस को। जाइए और वहां साम्राज्यवाद को बढ़ावा दीजिए और पूरा जितना जीतना है जीतिए। और ध्यान रखिएगा कि अब वहां पर आप डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मूड में आ जाइए। जबकि 1784 का पिट्स इंडिया के बीच बात की आजादी नहीं दिया था, कहा था कि आप किसी तरह से आप जो है ना ऑफेंसिव मूड में नहीं आ सकते हैं, लेकिन 1786 के चार्टर एक्ट में कॉर्नवालिस को कंसंट्रेट करते हुए इस बात को प्रोसीडिंग कर दिया गया कि जाइए आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हर हाल में अब वहां पर अपना वर्चस्वता दिखाइए। अब जाहिर सी बात है कि पूरे भारत को टारगेट करके एक व्यक्ति को भेजा जाता है और उस व्यक्ति को दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान हरा करके भेज देता है। कॉर्नवालिस के लिए तो बहुत बड़ा बेइज्जती का बात हो गया। इस बार वो क्या किया, मिडोज हारा, दिक्कत नहीं था क्योंकि मिडोज एकमात्र मद्रास से लीड कर रहा था, तो मद्रास से लीड कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप देखिए कि संपूर्ण भारत का जो जिसके पास बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो सब जितने भी छोटे छोटे प्रेसिडेंसी थे सबको अपने अंडर कंट्रोल पर काम कर रहा था, जब वो भी गया मिडोज के पीछे लड़ाई, वो भी हल्के में ले गया मिडोज के पीछे, सोचा हम लड़के के जीत जाएंगे, इसको बुरी तरह से परास्त कर दिया। कॉर्नवालिस को लगा कि इससे नहीं होगा, संपूर्ण भारत की सेना को इकट्ठा किया और सबको कूच करा दिया किधर, यानी मैसूर की तरफ, दक्षिण की तरफ कर दिया। क्योंकि 1757 के पलासी और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद उत्तर भारत में तो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो ही चुका था, लेकिन अब दक्षिण विजय की बात थी, तो दक्षिण पे जब तक नहीं होता तो संपूर्ण भारत पर कब्जा होता नहीं, तो नहीं होता तो फिर इसका प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ता। तो इस बार क्या किया कि संपूर्ण भारत की सेना को लेकर के दक्षिण भारत की तरफ कूच कर गया। निश्चित तौर पर किसी एक रियासत से आप लड़िएगा और पूरे भारत की सेना को लगा दीजिएगा, पूरे प्रेसिडेंसी की सेना को लेकर घुस जाइएगा तो हार तो उसकी हो ही जाएगी नहीं। इस बार टीपू सुल्तान की हार हो जाएगी, लिखिएगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो ना? एकदम इसको स्टोरी डिटेल कर दिए हैं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखिएगा। अंततः फाइनली पैराग्राफ चेंज, कॉर्नवालिस ने पूरे उत्साह के साथ, कंप्लीटली एंथुसियाज्म, अंततः कॉर्नवालिस पूरे उत्साह के साथ पुनः आक्रमण कर दिया। अंततः कॉर्नवालिस ने पूरे उत्साह के साथ पुनः आक्रमण कर दिया और इस बार टीपू सुल्तान को विवश होकर अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। ब्रैकेट में लिखेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, ब्रैकेट में लिखेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, ब्रैकेट में लिखेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ब्रैकेट में लिखेगा 1792, 1792।
क्या अब समझ में आया बात? कॉर्नवालिस इस बार जीत हुई और जीत में आगे विवश होकर के टीपू सुल्तान को एक संधि करना पड़ा। अब समझिएगा बात को कि जब कॉर्नवालिस जैसे लोग आएंगे तो पक्का है कि अपना एक पूरा पॉलिसी लगाएगा। हार किसकी हुई? टीपू सुल्तान की। तो विवश होकर के कौन कर रहा है? टीपू सुल्तान। तो बात किसका मानना पड़ेगा संधि में? अंग्रेज का। तो अंग्रेज अपने अनुसार उसको टैकल करेगा, देखिएगा संधि के शर्त के अनुसार। नीचे से संधि के शर्तों के अनुसार, संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर, कंपनसेशन ऑफ द वॉर, नेक्स्ट पॉइंट, आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर, कंपनसेशन फॉर द वॉर, क्षतिपूर्ति के तौर पर, युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़, युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को देने पड़े। मतलब समझिएगा कि 1792 में 3 करोड़ रुपया, समझ रहे हो ना बात को? सोचना ही नहीं इस पर बात। मतलब एक टाइप सब है, एक सिस्टम है कि जान रहा था कि 3 करोड़ दे नहीं पाएगा। तो 3 करोड़ तो संधि में क्या होता है, शर्त को मनवाया जाता है कि आप 3 करोड़ दीजिएगा, ठीक है, कंपनसेशन आधा राज्य आपका ले लेंगे। तो जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू का आदत खत्म हो गया। अब आधे राज्यों से 3 करोड़ रुपया का डिमांड हो गया, कंपनसेशन ऑफ द वॉर। और सबसे खराब काम क्या हुआ कि बोला कि जब तक 3 करोड़ रुपया आप नहीं दीजिएगा तब तक आपका दोनों बेटा मेरे बंधक में रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को तोड़ने का ही चांस कंप्लीट था, यानी विवश कर देना कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बोला पहले आधा राज्य दे दीजिए, कंपनसेशन के तौर पर 3 करोड़ रुपया आप एक्सेप्ट कीजिए, 3 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। और जब तक आप 3 करोड़ का फुलफिलमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका बच्चा जो हमारे बंधक में रहेगा। इसलिए एक तय राशि दी जाएगी आपको, एक समय दिया जाएगा, उस तय समय में आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान को लगा कि अब इसका मतलब है क्या कि निश्चित तौर पर कोई मंगलोर की संधि नहीं है, यानी ये कोई श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं है। बस अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इससे हम फिर से वॉर ही करें। अगर जीत जाते हैं तो ठीक है, हार जाते हैं तो जो होगा। यानी अब टीपू सुल्तान ना तो 3 करोड़ रुपया का अरेंजमेंट कर पाया, ना तो आधे राज्यों की बात हुई, ना तो उस बंधक का बात हुआ। अब लग रहा था कि संधि में जिन बातों का जिक्र किया गया है कहीं ना कहीं हमको घेरने का पूरा चांस लगा दिया है। तो फाइनली तो अपना स्टेप लेगा, लिखिएगा, लिखिएगा, 4th आंग्ल मैसूर युद्ध होना ही था। 4th आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिएगा, इस युद्ध के दौरान 1799 में, इस युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और लॉर्ड वेलेस्ली की जीत, और लॉर्ड वेलेस्ली की जीत, क्योंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली की जीत। ठीक है, और अगर चेंज करके लिखेगा, इस प्रकार टीपू की राजधानी, इस प्रकार टीपू की राजधानी, इस प्रकार टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर, इस प्रकार टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर पूरी तरह से लूटपाट किया गया। टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर पूरी तरह से लूटपाट किया गया
और वडियार वंश के एक लड़के को, क्या नाम था? नाम था उसका कृष्ण तृतीय। हाँ, वाडियार वंश के, यही अब ऑप्शन में देता कृष्ण प्रथम भी। ठीक है, देखिएगा। हाँ, एलोरा वाला गुफा वाला कृष्ण प्रथम है, तृतीय। हाँ, वाडियार वंश के एक लड़के को, देखिएगा, लूटपाट किया गया, वाडियार वंश के एक लड़के को मैसूर का राजा बना दिया गया। ऐसे इसका पूरा नाम कृष्णराज है, कृष्णराज तृतीय। ठीक है, वाडियार वंश के एक लड़के को शासक बना दिया गया। क्लियर? टीपू सुल्तान का कहानी खत्म, आंग्लो मैसूर युद्ध आ गया। किसके थ्रू आया? किसके? वर्सेल्ट। ना वर्सेल्ट आता और ना हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते, तो वर्सेल्ट के कारण आ गया आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग कंप्लीट कर लिए। और चूंकि लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आया है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित हमने कहा भी था कि लॉर्ड वेलेस्ली पहला क्या था? सहायक संधि करने वाला पहला अंग्रेज था। और जिस सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ किया गया? HMT। HMT, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर और फिर तंजौर। हैदराबाद के पश्चात 1798, और ये 1799, और ये 1799। तो अक्सर ये सवाल भी पूछेगा HMT वाला। तो सहायक संधि के थ्रू सबसे पहले हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और तंजौर 1799। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की बात है। लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित बहुत सारा बात है। सेंसरशिप भी लाया था प्रेस से संबंधित, फिर इसको बंगाल का शेर कहा गया है। बहुत सारा लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मिलेगा, हम लोग अप्रोच पर काम हम लोग करेंगे। अभी तत्काल हम लोग को करना क्या है कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स है जो मैसूर से रिलेटेड है, उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। लिखिएगा सम स्पेशल फैक्ट्स, लिखिएगा सम स्पेशल फैक्ट्स। देखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। हाँ, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। बहुत फेमस है जैकोबिन, फ्रांस का एक क्लब था जैकोबिन। जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। मॉडर्न कैलेंडर को स्टार्ट किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। सिक्का ढलाई तथा माप तौल की नई प्रणाली से अवगत कराया। सिक्का ढलाई तथा माप तौल की नई प्रणाली से अवगत कराया। और लिखिएगा, बारूद के लिए एक प्रसिद्ध जगह था डिंडीगुल। माप तौल की, सिक्का ढलाई तथा माप तौल की नई प्रणाली से अवगत कराया। और लिखिएगा, बारूद के लिए एक प्रसिद्ध जगह था डिंडीगुल। डिंडीगुल, बारूद के लिए एक प्रसिद्ध जगह था कौन सा? डिंडीगुल। देख लिए, अब हो गया दैट इज एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है ना? कितना हुआ अब तक? चार। चारों हम लोग क्लियरिफाई कर लिए। और हम लोग का क्रम कहां से चल रहा है? वर्सल्स। आगे उसको जारी रखेंगे। किसको? हाँ, वही तो इतना लड़ाक सा से तो उसको बोलेगा ना जी।